हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जैसा कि हमने फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर खत्म कर लिया है, अगर आपने यहीं से चैनल ज्वाइन किया है तो जाके पुरानी वीडियोस देखें, वो ऊपर लिंक में आपको दिख जाएगा। तो आज का हमारा चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फिजिक्स में हमें नेचर के बारे में पढ़ना है और नेचर के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं उन और बहुत सारे फिनोमेना, उन सब को पढ़ के हमें किस में एक्सप्रेस करना है? मैथमेटिकल फॉर्मूला में। सही कहा आपने कि उन सबको मैथमेटिकल फॉर्मूला में एक्सप्रेस कर देना है। अब उन सबको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? नंबर्स की। और नंबर्स को किसी चीज से मल्टीप्लाई करना होगा जिसके थ्रू हम बार बार बता पाए कि ये कितनी क्वांटिटी है। हर क्वांटिटी हमारा क्या होगा? हर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें उसके लिए एक यूनिट सेट करना होगा। यूनिट क्या होता है? यूनिट एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम फिक्स मानते हैं, सबको उसी से मल्टीप्लाई करके फिर हमारी क्वांटिटी की अलग अलग मैग्नीट्यूड की हम वैल्यू बताते हैं। तो चलिए आगे का सफर शुरू करते हैं। Measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference standard called unit। हम कोई भी चीज मेजर करें, फिजिक्स में मेनली काम है मेजरमेंट करना, क्योंकि हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला में एक्सप्रेस करना है। तो हम जब भी कोई चीज, कोई क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उसको क्या होगा? उसको किसी एक पर्टिकुलर चीज से मल्टीप्लाई करके बार बार दिखाना होगा। वो चीज क्या होगी? उस चीज को यूनिट कहेंगे जो हम खुद चुनेंगे। ठीक है, जैसा कहा जा रहा है आर्बिट्ररी चूजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हम खुद उस पे चूज करेंगे उसको। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस बाय अ नंबर और न्यूमेरिकल मेजर अकम्पेनिड बाय अ यूनिट। मतलब कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को देखा जाए तो उसमें क्या क्या होगा? तो हम बोले कि एक नंबर होगा और साथ में उसके क्या होगा? यूनिट। जैसे कि मैं एक बात बताऊं कि सपोज कि लेंथ ऑफ ह्यूमन बीइंग अराउंड 1.5 मीटर होता है। ठीक है, तो 1.5 क्या हो गया? वो नंबर हो गया, और मीटर क्या हो गया? यूनिट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम दिखाएंगे। Although the number of physical quantities appears to be very large, we need only a limited number of units। हाँ, और एक बात है कि हमारे पास जो क्वांटिटीज है वो कितनी सारी है? बहुत सारी क्वांटिटीज है। लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एनर्जी, मोमेंटम है, बहुत सारी क्वांटिटी, फोर्स, कितनी सारी क्वांटिटीज हो जाएंगी। तो क्या हम सबके लिए अलग अलग यूनिट पढ़े? तो ये तो बात हमारी नहीं थी, हमने पढ़ने का तरीका ही ये नहीं बनाया। हमने क्या बनाया कि वो एक चीज बता दो जिससे सारी चीजें डिराइव कर लें। तो बोला कि दिक्कत की बात यहाँ भी है थोड़ी सी कि अभी भी हम एक नहीं कर पाए हैं यूनिट्स को भी। तो बोला कितने कर लिया? तो बोला कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बना लिया हमने। ठीक है, तो बोला कि चलो कोई नहीं, 7 बता दो, फिर उसके बाद क्या है कि उन्हीं से हम बाकी सब डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी कहेंगे, और बाकी सब उसी से डिराइव होने वाली डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि the number of physical quantities appear to be very large, we need only a limited number of units to express all the physical quantities since they are interrelated with one another। ये एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, इसी वजह से क्या होता है कि इसको हम एक दूसरे के यूनिट्स में भी एक्सप्रेस कर देते हैं। द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, और बाकी सब जो है वो सब डिराइव्ड यूनिट्स है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो हम यूनिट बनाएंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। कि जैसे हमने यूनिट बनाया है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो यूनिट्स हमें बोला कि आर्बिट्रली चूज करना है। ठीक है, तो हम अपनी पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लें कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, फिर हम उसके हिसाब से यूनिट बनाएंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहता है इट शुड बी इजिली अंडरस्टैंडेबल। वो आसानी से सबके समझ में आ जाना चाहिए। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड से नहीं बना देंगे कि भाई नॉर्मल लोगों को समझना ही मुश्किल हो जाए, ऐसा नहीं करेंगे, आराम से सबको समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसा बनाएंगे। ठीक है, इट शुड नॉट चेंज विथ चेंज इन फिजिकल फैक्टर। अगर फिजिकल फैक्टर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब चेंज होने से हमारा क्या हो? यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी गांव में जमीन की क्या होते हैं, हाँ, जमीन को बेचा जा रहा है। ठीक है, लैंड सेल आउट की जा रही है, तो वहां पे यूनिट का उनको पता नहीं है, तो उन्होंने बोला खुद से बनाना है। तो वहां पे एक लकड़ी का फट्टा पड़ा था, उठाया, बोला कि ये है, आज से यूनिट है। ठीक है, तो उस दिन किसी ने खरीदा और बोला क्या कि आज मुझे इससे 50 टाइम 50 टाइम्स ऑफ दिस लेंथ मुझे जमीन दे दो। तो भाई नापा गया और दे दिया गया उसको। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये चीज दे दी गई, तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ
कि अगर अगले दिन मान लो सपोज कर बारिश हो जाए, वो लकड़ी गीली हो जाए और गीली होने के बाद थोड़ी बड़ी हो जाएगी, पता है तुम्हें। अब अगले दिन किसी और उसी बंदे ने नापी अपनी जमीन, तो क्या होगा, ज्यादा निकलेगा, तो लोग क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे आपस में, क्या बोलेंगे कि तुमने ज्यादा जमीन हथिया लिया है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम क्या करें, ये सब चीजें हम बहस नहीं चाहते, इसलिए हम क्या करेंगे भाई, यूनिट ऐसा होना चाहिए जो फिजिकल फैक्टर से चेंज ना हो, ठीक है। और मान लो धूप ज्यादा हुई तो लकड़ी छोटी हो गई तो उसका कम हो जाएगा जमीन, ठीक है। या फिर किसी ने बोला कि नहीं अब मेरे हाथ से नापेंगे, मेरा हाथ फिजिकल फैक्टर से चेंज नहीं करता, ठीक है, तो भाई इस जगह पे नाप लिया जाएगा, तो वो हर जगह अवेलेबल है या नहीं है, तो ये भी मैटर होता है कि उसको हर जगह अवेलेबल भी होना चाहिए, ठीक है, आराम से उसको बना लिया जाए, ठीक है। इट शुड नॉट चेंज विद प्लेस और टाइम, ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं मान लो कि किसने कहा कि लकड़ी का मतलब लोहे का ले लो, ठीक है, तो लोहा बारिश से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइम के साथ इसमें कोरोजन लगता है, कोरोजन लग के ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, तो टाइम के साथ इसमें चेंज हो जाता है। अब प्लेस के साथ क्या बात है, तो प्लेस के बारे में मैंने लास्ट क्लास में एक बात बताई थी तुम्हें कि लास्ट क्लास मतलब लास्ट चैप्टर में, कि हमारा लेंथ, हमारा मास, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे। अब ये क्या बात कह दी मैंने, तो सपोज कि जैसे कि मान लो कि ये एक डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क के सेंटर पॉइंट को मैं पाइवट करके, ठीक है, सेंटर पॉइंट को रुक के एक स्प्रिंग अटैच कर दूं और स्प्रिंग को रोटेट करवाऊं, तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, तो बोला हाँ होगी, स्प्रिंग थोड़ी सी स्ट्रेच नजर आएगी, ठीक है। कैसे स्ट्रेच आएगी मैं दिखाऊं, तो अगर ये पाइवट कर दिया गया है, ये इसकी अगर नेचुरल लेंथ है, अगर यहाँ पे मैं कोई ब्लॉक लगा दूं, ठीक है, अगर ये घूम रही है तो ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है, ओके, तो ये थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो ये डिस्क जितनी स्पीड से घूमेगी वो उतनी ज्यादा लंबी होगी, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि ऐसा ही चीज अगर हो और हमारे एटम्स के बीच में सेम स्प्रिंग फोर्स जैसा ही कनेक्शन होता है, ठीक है, तो अगर मान लो कि हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, तो इस पे रखी हुई सारी चीजों का लेंथ इसके ओरिजिनल लेंथ पे है या इससे ज्यादा है, क्या वो बात, कॉन्सेप्ट बदल गया पूरा कि लेंथ भी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। हाँ ऐसा ही होता है, तो ये लेंथ जो है हमारा अर्थ पे प्लेस हर चीजों का लेंथ उसके एक्चुअल लेंथ से ज्यादा है, ठीक है। अगर हम किसी अलग ऐसी जगह ले जाऊं, अलग डायमेंशन में ले जाएं, मान लो सपोज करो ऐसी रोटेशन में ले जाओ उसको जहां की स्पीड अर्थ की स्पीड से चेंज हो, तो वहां पे क्या होगा, इसकी लेंथ अलग होगी। तो क्या बात है भाई साहब कि ये टाइम के साथ और प्लेस के साथ भी चेंज होगा, तो ऐसा चीज हम नहीं रखेंगे, ऐसी चीज को यूनिट में नहीं रखेंगे, ठीक है। मान लो कि हम यहाँ पे लकड़ियां नाप रहे हैं और अगली बात अब बात आ रही है कि हम मार्स पे जमीन खरीदेंगे, तो हम अगर उस लोहे वाले स्केल को लेके मान लो कि हम उसको कोरोजन से बचा लेते हैं, आइसोलेट करके रख देते हैं, लेकिन जब उसको लेके वहां हम जाएंगे मार्स पे नापने के लिए, तो वो क्या होगा, यहाँ से डिफरेंट होगा, तो ये चीज हम नहीं चाहते, तो ये अलग नहीं हो, ठीक है। इट शुड बी इजिली डुप्लीकेटेड, ठीक है, वो ऐसा चीज होना चाहिए जिसका डुप्लीकेट आराम से बन जाए। ये नहीं भाई को जैसे मैंने हाथ का एग्जांपल दिया था, हाथ का डुप्लीकेट, अब उसी के साइज का हाथ का डुप्लीकेट मैं कहां से बनाऊंगा, ठीक है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इट शुड बी इन अकॉर्डिंग्स विद द साइज ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर, ठीक है। हाँ, और ये बात जरूरी है कि हमें जो भी वेट मेजर करना है, जो भी वेट मेजर करना है या जो भी क्या कहते हैं लेंथ मेजर करना है, हमारा यूनिट उसी के कंपेरेबल होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने मान ली अपनी यूनिट बना ली अर्थ से लेकर सन तक की दूरी और मुझे नापना क्या, मुझे नापनी अपनी हाइट है, तो अब मैं उसको यूनिट बना के मेरा आंसर क्या आएगा 0.00, हमेशा इसी फैक्टर में आएगा, तो मैं ऐसा नहीं रखूंगा। मैं अपने यूनिट को कैसा बनाऊंगा, जो मेरे मेजरिंग क्वांटिटीज है जिसको मैं जो मेजर करना है उसके कंपेरेबल हो, उसके आसपास ही रखता हो, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने मेजरमेंट क्वांटिटी को कैसा बनाना, अपने मेजरमेंट यूनिट को कैसा बनाना है, हाँ वैसे ही बनाना है जो जिस चीज को मेजर करना है उसी के आसपास के लेंथ का, ठीक है। इट शुड बी प्रॉपर्ली डिफाइंड, ये प्रॉपर्ली डिफाइंड होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको डिफाइंड ढंग से ना किया जाए। जैसा कि मान लो कि मुझे बनाना है यूनिट 0 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, कि 0 डिग्री सेल्सियस को मान लो कि टेम्परेचर की यूनिट बनानी है, ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई टेम्परेचर की यूनिट उसको बना लो जहां पे पानी इवेपोरेट हो जाए, उसको 100 मान लो, और जहां पे पानी जम जाए उसको 0 मान लो और उसके 100 टुकड़े कर दो, और जो एक टुकड़ा होगा वो तुम्हारा 1 यूनिट होगा, ठीक है। तो ऐसे बोल दिया, तो सबने कर दिया, पानी हर जगह मिलता है, सब कोई बना भी सकता है, सबको समझ में भी आ गया, ठीक है। लेकिन किसी ने कहा कि मैं पानी बॉयल कर रहा हूं, तो अगर मैं ढक्कन बंद करके कर रहा हूं तो पानी जल्दी बॉयल हो जा रहा है, और ढक्कन खोल के कर रहा हूं तो पानी देर से बॉयल हो रहा है, तो मैं कौन सा ये लूं, उसके ऊपर प्रेशर कौन सा रखूं। तो सेम बात फ्रीजिंग के साथ भी हुई कि अगर मैं मतलब फ्रीज कर रहा हूं, मतलब प्रेशर कांस्टेंट करके या प्रेशर को चेंज करके, उसके ऊपर प्रेशर लगा के या प्रेशर को चेंज करके, तो फर्क आ रही वैल्यूज में, तो कौन सा ले। तो हमें इसको यहाँ पे प्रॉपर्ली डिफाइन करना होगा कि हमें वो प्रेशर लेना है उसके ऊपर जो कि नेचुरल प्रेशर हो,
जो कि एक स्टैंडर्ड प्रेशर सेट कर लेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक लेवल पे, जो हमारे सी लेवल पे जितना प्रेशर लगता है उतना प्रेशर होना चाहिए। तो इस टाइप से उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो ये सब, तो इन सब बातों के बाद इन सब कैरेक्टरिस्टिक बता दिए गए। तो ये आर्बिट्ररी था। तो सब साइंटिस्ट ने, मतलब मेनली सब साइंटिस्ट ने अपने अपने एरिया में अपने अपने टाइप के यूनिट्स बना के चलाने शुरू कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, इन अर्लियर टाइम साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। थ्री सा सिस्टम, सीजीएस सिस्टम जर्मनी में बनाया गया था, ठीक है। और जर्मनी वाले लोग इसको यूज करते थे, जर्मनी के साइंटिस्ट ने इसको बना लिया और वो वहां अपना यूज करने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद एफपीएस सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, जो हमारे सिस्टम में भी घुला मिला, क्योंकि हम पे ब्रिटिश ने काफी समय तक राज किया है, तो उनका ही सिस्टम हमारे अंदर है, ठीक है। और एमकेएस सिस्टम हमारी इटालियन सिस्टम है, जो इटली के साइंटिस्ट ने दिया था। तो इन सब सिस्टम से मिलके इन्होंने, ये मेन सिस्टम है जिनकी यूज्ड वर्ल्ड वाइड होती है, आज भी देखने को मिलता है हमें, ठीक है। द बेस यूनिट्स लेंथ, मास एंड टाइम इन दिस सिस्टम वर एज फॉलोज, ठीक है। बेस यूनिट्स जो मेनली हमें चीजों नापने, मेजर करने में यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं? लेंथ, मास, टाइम। ये तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती है, वाइडली यूज इन्हीं चीजों का होता है। इन्हीं चीजों का अगर वाइडली यूज होता है तो इन सब के ही यूनिट्स बनाए गए हैं सब सिस्टम में। और जो कुछ इस तरीके से है, सीजीएस सिस्टम में जो रखा गया है वो लेंथ का उन्होंने जो यूनिट रखा है वो सेंटीमीटर रखा है, और ग्राम का जो मतलब मास का जो रखा है वो ग्राम रखा है, और टाइम का सेकंड रखा है। टाइम का ही जान लो, टाइम को तीनों में सेकंड ही रखा गया है, ठीक है। एफपीएस सिस्टम में क्या है? लेंथ को फुट रखा गया है, मास को पाउंड रखा गया है एंड टाइम को सेकंड रखा गया है, ओके। और हमारा एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम मैंने लास्ट बात की है कि फुट, पाउंड और सेकंड। एमकेएस सिस्टम में मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये हमारे क्वांटिटीज थे। ये अलग अलग यूनिट्स के सिस्टम बनाए गए अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा। अब हम आगे चलते हैं और आगे क्या देखते हैं कि जैसा वक्त गुजर रहा था, ठीक है, जैसा वक्त गुजर रहा था तो हमें क्या, वो वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था हमें अलग अलग कंट्री जानी पड़ती, हमें अलग अलग सिस्टम में जाना पड़ता, और अपने चीजों को बिजनेस के लिए हमें चीजों को बेचना पड़ता, हमें एविएशन करना पड़ता। तो अलग अलग चीजें हमें जरूरत पड़ी इंटरेक्ट होने के लिए वर्ल्ड के अंदर रही है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो कि कुछ सामान लेने जाता हूँ, तो मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं चीजें कैसे खरीदता हूँ भाई साहब? मान लो मैं पेट्रोल खरीदने जा रहा हूँ, पेट्रोल कैसे दे रहा है भाई? तो वो बोल रहा है कि पेट्रोल जो है मेरा वो समथिंग रुपीज लीटर है, ठीक है। और मैं अमेरिका चला जाता हूँ या ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूँ, तो वहाँ क्या है, डॉलर में उनका गैलन है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यूज हैं, अलग अलग यूनिट्स है, ठीक है। तो हमारे लिए बात कर पाना इजिली नहीं होता है, तो हम क्या बनाते हैं भाई, एक कॉमन टर्म बनाएंगे कि आपस में क्या करेंगे, आपस में मिल बांट के बात कर लेंगे और एक सिस्टम बना देंगे कि जब हम इंटरनेशनली ट्रैवल करें तो उस सिस्टम को फॉलो किया जाए, और सिस्टम का नाम क्या रख देंगे? द इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो the system of unit which is at present internationally accepted for measurement is system international, the unites French for international system of unit। वही बात है कि अब हम उसको यूनिट कर लेंगे, सब मिलके आपस में बात करके बिठा लिया हमने सब साइंटिस्टों को, और बोला कि जब इंटरनेशनली बात करेंगे, तुम्हारे देश के लोग मेरे देश में आएंगे, मेरे देश के तुम्हारे जाएंगे, तो क्या होगा कि हम इस लैंग्वेज में बात करेंगे जो ऐसा सिस्टम की यूनिट बनाएंगे, ठीक है, उसी में बात करेंगे। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि लोगों को तकलीफ ना हो। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जैसे मान लो कि एक प्लेन दूसरे प्लेन में जा रहा है, एक प्लेन दूसरे एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है या एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहा है, तो उसको गाइडेंस में फर्क ना हो, उसकी ट्रेनिंग यहाँ पे अगर किलोमीटर पर आवर में हुई है तो उसको वहां वाला जो भी रडार सिस्टम कनेक्ट करेगा उस कंट्री का, वो भी उसको क्या बताए, उसको किलोमीटर पर आवर में बताए, ना कि माइल पर आवर में बता दे, जिससे वो कंफ्यूज होके मान लो उसको स्पीड कम करनी है और जिसके वो समझ ले कि स्पीड बढ़ानी है, तो इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें खत्म कर देंगे हम और एक ही सिस्टम पूरे थ्रू आउट द ग्लोब चलाएंगे, जबकि इंटरनेशनली बात की जाएगी, ठीक है। तो जिसको SI सिस्टम कहते हैं, ठीक है। द SI विथ स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल यूनिट्स एंड एब्रीविएशन वाज डेवलप्ड एंड रिकमेंडेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर इन 1971 में ये इसका इकट्ठा करके हमने सबको आपस में बिठा के बात कर ली कि भाई ये सब यूज लिया जाएगा, ये यूनिट हो गई, इसका इतना मेजरमेंट होगा, तो इन सबको यूज किया जाएगा, ठीक है। और इस पूरे बुक में और हम अपने डेली लाइफ में, कमर्शियल लाइफ में भी इसी का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? कि इसको समझ पाना काफी आसान है, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है।
तो इट शुड हैव इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही होनी चाहिए, इसको वाइडली एक्सेप्ट कर लिया जाए। ऐसा सिस्टम उसको बनाएंगे जिसको सब मान ले। ठीक है, कोई भी छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज है कि ये वाइडली एक्सेप्टेड हो। ठीक है, इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। ये वही बात है कि जो जैसे जिस चीज को मुझे मेजर करना है ये उसी साइज के रिलेटेबल हो, ये नहीं कि उससे ज्यादा हो, उससे बहुत छोटा हो। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे डेली लाइफ में हम क्या मेजर करते हैं, लेंथ में अगर मेजर करना हो तो लेंथ में हम बेसिकली अपनी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, और अपने यूज में हम क्या लेते हैं, कपड़े लेते हैं। ठीक है, तो कपड़े हम जब भी लेने जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई कि हमें 2 मीटर कपड़ा दे दो, 3 मीटर कपड़ा दे दो। ठीक है, ऐसे मांगते हैं, ये हम नहीं बोलते उसको कि 60,000 मिलीमीटर कपड़े दे दो, ऐसा काम हम नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें अपने यूनिट को ऐसा बनाना है जो हमारे डेली लाइफ के साथ घुल मिल सके, और जिस चीज को हमें ज्यादा मेजर करना है उस चीज में काम आ सके। ठीक है, इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेजरमेंट एट यूनिट्स, और वो यूनिट को क्या होना चाहिए, वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें माना गया होना चाहिए। ठीक है, द एसआई सिस्टम इज अ डेसिमल सिस्टम विद ईच कंपोनेंट अ मल्टीपल ऑफ 10। एग्जांपल 1 किलोग्राम इज 10 की क्यूब ग्राम। ठीक है, तो जैसे ये बात है, इसका मतलब होता है कि मैट्रिक सिस्टम होना चाहिए। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है कि मैट्रिक सिस्टम होता है कि अगला और पिछला यूनिट्स जो हो वो 10 के मल्टीप्लाई करके या 10 से डिवाइड करके आ जाए। जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैट्रिक सिस्टम के बारे में थोड़ा बताता हूं। मैट्रिक सिस्टम, ठीक है, तो इसमें क्या बात है कि मैट्रिक सिस्टम में हम ये देखेंगे कि अगर हमारा एक यूनिट है ग्राम, ठीक है, मान लो सपोज करो ग्राम है। ठीक है, तो इसकी अगली यूनिट अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा भाई, 10 ग्राम। मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डेकाग्राम। ठीक है, डेकाग्राम। ओके, और इससे अगली यूनिट चाहिए डेकाग्राम से अगली यूनिट, तो डेकाग्राम इंटू 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेकाग्राम इंटू 10, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हेक्टाग्राम। ठीक है, हेक्टाग्राम, और हेक्टाग्राम इंटू 10, हेक्टाग्राम इंटू 10 ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम। किलोग्राम। ओके, तो इस टाइप से हम आगे यूनिट जा रहे हैं तो क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। और अगर हमें पीछे आना है तो हम क्या करेंगे, ग्राम को 10 से डिवाइड कर देंगे। ग्राम डिवाइडेड बाई 1/10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डेसीग्राम हो जाएगा। ठीक है, इससे अगली यूनिट चाहिए हमें तो हम 100 से मतलब डेसीग्राम को 10 से डिवाइड कर देंगे। डेसीग्राम डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू क्या बोल देंगे हम, सेंटीग्राम। और इससे भी छोटी यूनिट चाहिए तो डेसीग्राम को 10 से डिवाइड कर देंगे। डेसीग्राम डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिलीग्राम। तो ये इस टाइप से आसानी से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें नंबर याद नहीं करने। नंबर याद नहीं करने मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब कि अगले यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि नॉन मैट्रिक सिस्टम में होता है। नॉन मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है, जानना चाहते हो, रुक जाओ अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि नॉन मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है, लेकिन पहले मैट्रिक सिस्टम को देख लो कि इसमें अगले और पिछले यूनिट के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करके आगे जाना है और 10 से डिवाइड करके पीछे आना है। तो ये ऐसा यूनिट की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो मैट्रिक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे वापस आते हैं और नॉन मैट्रिक सिस्टम की एक बार बात कर लें। तो नॉन मैट्रिक सिस्टम, मैं इसको मिटा दूं तो चलो। हाँ, तो हम बात करते हैं नॉन मैट्रिक सिस्टम के। नॉन मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है कि हमें पिछली क्वांटिटी के साथ एक अगली क्वांटिटी के लिए बनाने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे हमें पता है एफपीएस सिस्टम की बेस यूनिट क्या होती है, इंच होती है। तो इंच को अगर हमें फीट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, तो 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, मतलब 12 इंच मिलाएंगे तो 1 फीट बनेगा। और फिर क्या होता है, फिर अगर हमें फीट को इससे नेक्स्ट यूनिट में कन्वर्ट करना है और फीट की नेक्स्ट यूनिट होती है, क्या होती है बता सकते हो? अगर बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं यहाँ बोल नहीं रहा, मैं लिख दे रहा हूँ चुपचाप। हाँ, यार्ड होते हैं। ठीक है, तो 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास यार्ड के बाद मैं अगली बात करूं। ठीक है, अगली यूनिट में जाने के लिए मान लो कि मुझे यार्ड को अगली बार मुझे चेन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 चेंज होगा, वो कितने यार्ड के बराबर होगा, तो वो होगा 22 यार्ड के बराबर। ओके, ये हमारी नेक्स्ट यूनिट थी। ठीक है, यार्ड के बाद आता है चेन, और चेन के बाद आता है हमारा फरलॉन्ग। ठीक है, फरलॉन्ग। ठीक है,
और ये हमारा होता है 10 चेन के बराबर। और इसके बाद आता है हमारे पास, देखो एक चीज देख रहे हो कि हमें साथ साथ नंबर भी याद करते जाने पड़ेंगे कि 12 इंच होता है, फिर 3 फीट होता है, फिर 22 यार्ड होता है, तो हमें साथ साथ नंबर भी याद करने होंगे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करने के लिए। जबकि मैट्रिक सिस्टम में ये काम हमारा नहीं है। मैट्रिक सिस्टम में सिंपली क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो, और कुछ नहीं करना, ठीक है। और फरलॉन्ग के आगे आता है माइल, ठीक है। और माइल क्या कहता है, माइल कहता है हमारा 5 फरलॉन्ग। माइल क्या होता है हमारा 5 फरलॉन्ग, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। तो देखो हमें आगे पहुंचने के लिए नंबर्स भी याद करने पड़ रहे हैं, तो ये एक दिक्कत है नॉन मैट्रिक सिस्टम की, ठीक है। लेकिन हम ऐसा यूनिट को कैसा चुनेंगे, मैट्रिक सिस्टम, ओके। चलो तो अब हम देखते हैं, ये हमने इसकी इक्वालिटी देख ली कि वो मैट्रिक सिस्टम होना चाहिए। दूसरा अब हम देखते हैं द एसआई यूनिट आर कोहेरेंट, ठीक है। वो कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट क्या मतलब सबके लिए सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं, ठीक है। जैसा कि अगर हम बात करें तो एनर्जी हमें हर जगह दिखती है। एनर्जी हमें एक ये दिखती है कि हम किसी पे फोर्स लगा के कितना उसको डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो ये वर्क डन होती है, जो भी जिसकी भी यूनिट एनर्जी, जो एक्चुअली एनर्जी है, ठीक है। हम एक चीज देखते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को चलाते हैं तो वहां पे भी एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वो भी एक टाइप की एनर्जी है, ठीक है। और किसी गीजर को अगर हम किसी 1 किलोवाट के अप्लायंसेस को हम 1 घंटे तक चलाते हैं, वहाँ 1 किलोवाट आवर, वहाँ पे भी एनर्जी उठता है। तो हम किसी पानी को अगर जमीन से ऊपर चढ़ाते हैं तो वहां भी एनर्जी लगता है। तो हमारे पास एनर्जी हर जगह लगता है। तो हम उन सब एनर्जी के लिए अलग अलग यूनिट नहीं पढ़ने जाएंगे, हम उन सब के लिए क्या बनाएंगे, एक ही यूनिट बनाएंगे जिससे हमारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। और तो एनर्जी के लिए मतलब सब एक जैसी क्वांटिटी के लिए एक जैसी यूनिट्स होंगी, तो ये हमारा कोहेरेंट सिस्टम कहता है। द एसआई यूनिट्स आर कोहेरेंट, that is there is only one unit for each quantity and units of different quantities are combined without conversion factor, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं, और ड्राइव क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो सब क्या होगी, कंबाइन होगी, और किसी के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से नहीं आएगा। वो मतलब क्या है उसको मैं अगले वाले में समझा देता हूँ, ठीक है। द एसआई सिस्टम इज रेशनल सिस्टम, वो रेशनल सिस्टम होगा कि हर जगह, रेशनल मतलब होता है लॉजिकली डील करना, ठीक है। तो ये जो अगली डिराइव क्वांटिटीज बनाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें लॉजिक होगा। कैसे कि अगर मान लो मुझे फोर्स बनाना है, ठीक है, मुझे फोर्स की यूनिट बनाती है, तो फोर्स क्या है, फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं फोर्स की यूनिट किसको बनाऊंगा, मैं बोलूंगा 1 किलोग्राम का मास लो, उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करो, जितना भी यूनिट होगा फोर्स, जितना भी मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स का, उसको 1 मान लो, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। हम जब भी किसी चीज को यूनिट बनानी होगी हम क्या करेंगे, बाकी सब चीजों को 1 कर देंगे। तो ये बात याद रखना कि हमें किसी भी चीज की डेफिनेशन बनानी होगी, किसी चीज की भी यूनिट बनानी होगी, हम सिंपल क्या करेंगे, बाकी उसके फॉर्मूले की बाकी सारी चीजों को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ओके। जैसे F इक्वल टू ma में, ठीक है, F इक्वल टू ma में क्या करेंगे, 1 किलोग्राम का मास लेंगे, 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करेंगे, जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 1 न्यूटन आ जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं बाद में बताऊंगा कि वो कैसे हो गया 1 न्यूटन, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो हमें क्या पता चला कि किसी भी नई क्वांटिटी की ड्राइव यूनिट बनाने के लिए हमें क्या होगा, पुराने क्वांटिटीज को 1 मान के उनकी यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके बन जाएगा हमारा, वही बात है, ठीक है। अब इसके बाद हमने अलग अलग एसआई यूनिट्स अलग अलग चीजों के लिए बनाई है, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमने अपने साथ क्वांटिटीज ली, जो क्या थी, लेंथ को और किसी चीज में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, तो लेंथ को हमें एक फंडामेंटल क्वांटिटी बनाना पड़ा, और इसकी जो यूनिट हमने बनाई वो बनाई मीटर। वो क्या बनाई हमने, मीटर बनाई। मीटर को लिया और मीटर बना दिया, और मीटर का सिंबल क्या बनाया, m, स्मॉल m, ठीक है, याद रखना। अब मीटर होगा कितना, तो मीटर बोला जाए कि सबसे बड़ी हमें सारी बातों का ख्याल रखना है कि हम किसी लेंथ को ले लेंगे तो वो कहीं और जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, तो हमें कुछ ऐसा लेना है जो थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहे। तो एक चीज है जो थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहती है, वो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट थ्रू आउट द यूनिवर्स चेंज नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं कि लाइट को चलने देते हैं। तो हमें पता है लाइट 1 सेकंड में कितने हिस्से बन जाएंगे, तो 1 सेकंड में लाइट चलेगी 3 × 10⁸ मीटर, इतनी चल जाएगी, ठीक है। इतना चला दिया और उसको फिर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और असल में जो बात की जाए तो लाइट की जो स्पीड है वो है 299792458 मीटर पर सेकंड, तो इतना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 1 सेकंड से, ठीक है, तो जितना आएगा वो क्या आएगा, 1 मीटर आएगा, ठीक है। जैसा क्या है 1 सेकंड में कितना चल रहा है, ये 1 सेकंड में चल रहा है 299792458। यूनिटरी सिस्टम से 1 सेकंड में अगर इतना चल रहा है, इतना मीटर चल रहा है, तो 1 मीटर कितने सेकंड में चलेगा, तो हम बोलेंगे 1 मीटर चलने के लिए उसको चाहिए 1/299792458 सेकंड,
इतना सेकंड चाहिए, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। तो इतने सेकंड में क्या होगा कि वो लाइट 1 मीटर चलेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इतने सेकंड की चीजें हम लाइट को 1 सेकंड चलवाएंगे, कहीं भी यूनिवर्स में जाके कहीं भी चलवाएंगे और वो 1 मीटर ही होगा हमारा, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा हमारे लेंथ का, ठीक है, क्योंकि लेंथ तो अलग अलग जगह पे चेंज होती है, ये बात हमने जान ली है, ठीक है। अब मास की बारी आती है। तो मास का क्या बात है कि मास के लिए हमें कुछ ऐसा चीज मिल नहीं पाया जिसको हम किसी और चीज में एक्सप्रेस कर पाए या मास को कहीं और किसी चीज से बता पाए। तो हमने मास का एक प्रोटोटाइप बना रखा है कि एक सपोज करो कि एक चीज ले ली मैंने, एक किसका, एक कोई भी, मान लो कोई भी चीज ले ली है, ठीक है। हमने बेसिकली क्या लिया है, तो द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप। एक प्रोटोटाइप एक पुराने जैसा कुछ रखा हुआ सामान, ठीक है, ऑफ किलोग्राम प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय सिलेंडर। और उसको कहाँ रख दिया गया मैंने, प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय के अंदर रख दिया। ताकि क्यों रख दिया उसके अंदर, कि ताकि उस पर कोरोजन ना लगे, ठीक है। केप्ट एट ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, ठीक है। और कहा उसको हमने वेट एंड मेजर के ब्यूरो में जाके रख दिया, सबमिट करवा दिया है। और इसकी डेफिनेशन 1889 में बनाई गई थी और ये ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। अगला आता है हमारा टाइम का, ठीक है। तो टाइम भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको किसी और चीज में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने इसकी भी एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई थी, फंडामेंटल क्वांटिटी बनाई है, जो कहता है कि अगर तुम कहीं भी कुछ भी करते रहो तो साथ साथ एक वक्त का एक हिस्सा निकलता जा रहा है, जिसको जो टाइम है, टाइम निकलता चला जा रहा है, ठीक है। तो टाइम की यूनिट क्या बनाई गई, तो टाइम की यूनिट बनाई गई है हमारे सेकंड। और तो एक सेकंड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो सेकंड को डिफाइन करने का एक तरीका है कि जैसे एक बात बताओ कि जैसे एटम्स है, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है कि अपने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आना और आना जाना करते रहना। तो इस चीज को वो ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। ये एटम टू एटम फिक्स होता है, ये कभी भी किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे तुमने एटॉमिक क्लॉक के बारे में सुना होगा कि सीजियम क्लॉक है ना, तो ये सब क्लॉक क्या है, ये एटम पे बेस्ड है, ये एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट करके देते हैं, जिसमें क्या बताया जाता है कि अगर हम एक क्लॉक सीजियम का क्लॉक ले, ठीक है, और सीजियम एटम ले और उसमें देखें कि जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट्स में कितनी बार ऑसिलेट कर जाए, 9, 1, 9, 2, 6, 3, 1, 7, 7, 0 टाइम अगर वो अपने में ऑसिलेट कर जाए तो हम क्या बोलेंगे, वो 1 सेकेंड। और वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम कहीं भी ले जाएं तो ये इतना ही रहेगा। तो इस टाइप से इसकी डेफिनेशन बनाई गई, एकदम एक्यूरेट, ठीक है। अगला है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या बना जाए, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट को सिंपल मेजर करना आसान नहीं है। तो हमें क्या बात है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि इसके इफेक्ट को मेजर करना शुरू किया, ठीक है। तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इसके इफेक्ट होते हैं फोर्स, इसके इफेक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो लेकिन हम फोर्स को फेवर दिया हमने, और क्या बताया कि दो वायर में मैं इधर बनाता हूं थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, कहां गया, ओके। मैंने 2 वायर ली और दोनों में एक जैसी करंट फ्लो करवाई, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, अगर तुम 11th के बाद 12th में पहुंचोगे तो तुम एक फॉर्मूला पढ़ोगे, F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D, ठीक है। ये होता है D इनके बीच का डिस्टेंस है। तो बोला कि सब चीज को 1 कर दो, ठीक है। तो I1 I2 को मान लेते कि हम 1 1 लिया है कि I1 I2 दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, और वो यूनिट उसको इसी को हम 1 लेंगे, ठीक है। दोनों में बराबर करंट फ्लो करवाई गई और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रखी गई, 1 रखी गई। तो F/L कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है भाई। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁻7, ये होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया कि F/L कितना होना चाहिए भाई, वो कांस्टेंट करंट 2 पैरेलल वायर में फ्लो करवाया जाए, जहां पे F/L फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ जाए, 2 × 10⁻7 न्यूटन मीटर के बराबर, ठीक है। तो क्या बोलता है, द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट व्हिच इज मेंटेन्ड इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ of negligible cross sectional area and placed 1 meter apart in vacuum would produce between those conductors a force per unit length, force equal to 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इतना फोर्स प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। तो इस फॉर्मूले की बेस पे हमने इसकी यूनिट बना दिया, ठीक है। अगला हमारा आता है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर में बोला गया कि टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स हैं, ठीक है। तो सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है। तो हमने बोला कि हम केल्विन को मेन लेंगे, ठीक है। और उसमें क्या बनाएंगे हम, 1 यूनिट कैसे बनाएंगे, हम पानी को एक जगह पे स्टैंडर्ड प्रेशर पे क्या करेंगे,
फ्रीज होने के लिए छोड़ेंगे और पानी को एक जगह पे बॉयल होने के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। तो जितना भी आएगा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो भी आएगा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या आएगा 273.15, सपोज करो केल्विन में हमारा 273.15 आता है, ठीक है। और इसको अगर मैं फिर क्या करूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट निकालूंगा, बॉइलिंग पॉइंट कितने पे आएगा भाई हमारा 373.15, और उनको 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो जो भी एक हिस्सा बचेगा वो हमारा किसका होगा भाई, वो 1 यूनिट ऑफ टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो द केल्विन इज अ फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। ये सिंपल बात है, इसको डेफिनेशन इस टाइप से दी गई है कि जो हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली वहीं पे आता है जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को लेंगे, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बेसिकली, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट और प्रेशर कम करके हम वहाँ पे तीनों स्टेट्स ले आते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ोगे, ठीक है। और 273.5 वो आएगा और उसको फिर किससे डिवाइड कर दो तुम, उसको 0 मान के उसको 273.16 से डिवाइड कर दो, तो जो भी तुम्हारा आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये अगर हमें 273 पे मिला है तो 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे इसको, ओके। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब एक होती है हमारी काउंटिंग की कि हमें हर चीजें गिननी होती है, तो गिनने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो बेसिकली हमें जो गिननी है फिजिक्स में और नेचर में चीजों को गिनना है, वो गिनना है एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, और किस चीज को गिनना है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, इन सबको गिनना है। और ये सब बहुत बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में होती है, तो हम डजन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि डजन वहाँ पे एप्लीकेबल ढंग से नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कितना डजन होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हमें उसके एप्रोप्रिएट साइज का लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम मोल बनाते हैं, मोल के बारे में तुम केमिस्ट्री में पढ़ते होगे कि 1 मोल सब्सटेंस कितना होता है, वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो 1 मोल क्या होगा, 6.022 into 10 की पावर 23। तो ये होता कितना है, तो इसके होने के लिए बताया गया द मोल इज द सब्सटेंस is amount of substance of a system which contain as many elementary entities as there are atom in 0.012 किलोग्राम of carbon 12। कार्बन 12 के 12 ग्राम एटम में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, कार्बन का मैंने 12 ग्राम लिया और उसमें एटम्स गिने मैंने, तो जितने भी एटम्स होंगे उसी को हम 1 मोल कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हुआ, ठीक है। अगला हमारा आता है लाइट के लिए, कि हमारे पास लाइट आ रही है, लाइट पड़ रही है, तो लाइट भी क्या है कि लाइट की भी एक अलग अलग यूनिट्स है, ठीक है। तो लाइट को भी हम मेजर कर सकते हैं, तो लाइट में क्या होता है, कहीं पे ज्यादा चमक, कहीं पे कम चमक, ठीक है। तो इसके लिए क्या बताया गया कि जो हमारी लाइट है, ठीक है, उसके लिए जो यूनिट बनाई गई, तो उसके लिए बोला इसके लिए यूनिट बनाना है तो पहले क्या हुआ, सिलेक्ट करना होगा, कि पहले कलर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। कलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले कलर सिलेक्ट करना होगा, फिर हमें फिर बताना होगा कि लाइट से एक एनर्जी आती है, तो कितनी एनर्जी आए और वो एनर्जी कितने एरिया में आए। तो ये बेसिकली हमारे लाइट की क्या बनेगी, यूनिट बनेगी। तो लाइट की जो यूनिट बनाई, लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला बनाई, जिसको CD से डिनोट करते हैं। The candela is the luminous intensity in a given direction of a source that emits monochromatic radiation of frequency 540 into 10 की पावर 12 हर्ट्ज, ठीक है। तो क्या बोला गया कि ये जो लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट हम उसको बनाएंगे उस लाइट को जो कि एक मोनोक्रोमेटिक, एक कलर की लाइट, मतलब एक फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो फ्रीक्वेंसी किसकी हमने चूज की, वो कलर चूज किया, बेसिकली येलो के पास का कलर होता है, ठीक है, 540 into 10 की 12 हर्ट्ज वाली, ठीक है। And that has radiant intensity in the direction of 1.683 watt per steradian, ठीक है। मतलब उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, उसकी एनर्जी होनी चाहिए 1 पर 680, उसकी पावर बेसिकली बात की जाए, उसकी पावर होनी चाहिए 1/683 वॉट, ठीक है, पर स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। जैसे क्या बात करूं मैं कि अगर मैं इस पेपर को लूं, ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसमें जैसे हमारी एक लाइन के बीच की एंगल होती है, 2 एंगल, ये इस टाइप से ये एक एंगल होती है और एक एंगल हमारी कोन के बीच में बनती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ये जैसे ये तुम देख पा रहे हो, तो इसके अंदर जो एंगल बन रहा है हमारा, ये एंगल, ये अब देखो ये एंगल छोटा हो गया, ये अंदर का जो हिस्सा बन रहा है गोल वाला, वो क्या हो रहा है, वो छोटा हो जा रहा है, अब क्या हो गया, अब बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिड एंगल होता है। तो उसमें वो बोला क्या गया है कि, और इसको हम स्टेरेडियन में नापते हैं, उसमें बोला क्या गया कि पर स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन से, ठीक है। तो एक स्टेरेडियन होगा कितना, तो अगर इसको हम जानने की कोशिश करें तो हमारे सॉलिड एंगल का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तुम्हारा, मैं तो ऊपर ही लिख देता हूं। तो सॉलिड एंगल जो है हमारा वो होगा सरफेस एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, ठीक है।
तो हम एक ऐसा सरफेस एरिया लेंगे जिसका सरफेस एरिया कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस कोन को कुछ ऐसा खोल दूं कि इसका जो सरफेस एरिया बने वो कितना का बने, 1 मीटर स्क्वायर का, और जो इसकी रेडियस हो वो भी कितनी हो, 1 मीटर हो, तो जो एंगल सेंटर पे फिर इंक्लाइंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 स्टेरेडियन का एंगल। तो उस एरिया से जितनी भी लाइट येलो कलर की निकलेगी और जिसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 1/683, तो उसको हम 1 यूनिट ऑफ कैंडेला बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।